यस पीपल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉड स्कीम्स। यहाँ पर हम अब ये टॉपिक कवर करेंगे। होप सो आपने प्रीवियस टॉपिक से एक बार रिवाइज कर लिए होंगे इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले। तो हाँ, अब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो कैटेगरी है स्कीम की वो है कॉल्यूजन अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जहाँ पर कि वेंडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स आपस में कॉल्यूड कर लेते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ पर कि कॉल्यूजन हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स का एंड प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉय का, जहाँ पर कि वेंडर एंड जो एम्प्लॉय हैं एंटिटी के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, वो आपस में मिल गए हैं, कॉल्यूड हो गए। थर्ड वन इज डिफेक्टिव प्राइसिंग स्कीम्स इन नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर कि जो प्राइसिंग सेट करी है प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो काफ़ी हद तक बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, काफ़ी चीज़ें उसमें एड ऑन हो जाती है प्राइसिंग में जो कि रीजनेबल नहीं है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज जहाँ पर कि स्कीम्स हैं पोस्ट अवार्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेज में, जो कि हमने एक फेज आपस में डिस्कस भी किया था, जो कि फोर्थ फेज होता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का। जब अवार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट किसी वेंडर को, उसके बाद में जो फेज होता है उसमें क्या क्या फ्रॉड स्कीम्स होती है, प्रिवेल कर रही है। ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट कैटेगरी के साथ चल रहे हैं, जहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कॉलिजन हो गया। अब ये कॉल्यूशन हो गया है, पर ये क्या है इसका डिसएडवांटेज कि ये कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना मार्केट में, ये एक डिफीट कर देते हैं, कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन को डिफीट कर देता है जो वेंडर्स हैं, ताकि इन्फ्लेट कर दे प्राइस को गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है। तो एक तरीके से ये डिसएडवांटेज है फ्री एंड ओपन कंपटीशन, जो हम बात करते हैं टॉपिक की शुरुआत से, कि ये एक अगेंस्ट है इस कॉन्सेप्ट के। ठीक है। अब क्या क्या फॉर्म होती है इस स्कीम में? अब चार तरीके की इसकी फॉर्म है। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, सेकेंड है बिड रोटेशन, थर्ड है बिड सेपरेशन एंड फोर्थ वन है मार्केट डिफिशन। अब फर्स्ट हम अगर आते हैं स्कीम के ऊपर, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग को और किस किस नाम से जाना जाता है? यू शुड नो दिस। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव बिडिंग, या शैडो बिडिंग, या फिर कवर बिडिंग। इन टर्मिनोलॉजीज को आप थोड़ा नोट कर लेंगे फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये कब ओकर होती है? जब कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो एक टोकन बिट सबमिट करते हैं, जो कि एक टोकन बिट सबमिट करते हैं जो कि एक सीरियस अटेम्प्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को विन करने का। सपोज तीन वेंडर बिड कर रहे हैं, उनमें से दो वेंडर जो हैं एबीसी में से, दो वेंडर बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट्री बिड सबमिट कर रहे हैं, जहाँ पर कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, पर फिर भी वो बिड कर रहे हैं ताकि ए जीत जाए, ए के कंपटीशन में और कोई नहीं आए, एंड प्रोसेस भी पूरा फॉलो हो जाए कंपनी का कॉम्पिटिटिव बिडिंग का। उसको प्रोसेस को फॉलो कराने के लिए वो तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, बी एंड सी जस्ट रैंडमली कोई भी बिड कर देता है। ओके। तो ऑफन कॉन्स्पिरेटर्स क्या करते हैं? सबमिट करते हैं टोकन बिड्स, क्या होती है, जो कि बहुत हाई होती है प्राइस में। ठीक है। रीजनेबल प्राइस है, सपोज 100 रुपीज़ पर, वो बिल्डिंग कर देते हैं 150 200 लाइक दैट, जो कि नियर अबाउट नहीं होती है प्राइस। या फिर क्या होता है, अपीयर टू बी कम्पिटिटिव इन प्राइस। कॉम्पिटिटिव तो लगेगी तुमको, पर रिक्वायरमेंट्स जो उसकी अदर टर्म्स एंड कंडीशन लाइक क्वांटिटी या फिर क्वालिटी या फिर डिलीवरी टर्म्स, वो मीट कर ही नहीं पा रही, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। या फिर ऐसी कुछ स्पेशल टर्म्स दे दी अपने बिल्ड में कि प्रोक्योरमेंट एंटिटी को वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है। तो ये तीन इसके आप इससे पता लगा सकते हैं कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग हो रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं हो रही है।
सेकंड है बिड रोटेशन। बिड रोटेशन, अब इसके लिए टर्मिनोलॉजी एक और यूज होती है, बिड पूलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कब अकर होती है? जब दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर या कंस्पायर कर ले कि बिजनेस जो है हम में ही आना चाहिए, एक बार तू बिड जीतेगा, एक बार मैं बिड जीतूंगा, और इस कंपनी से तो बिजनेस हमको ही मिलना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, ये मैं सजेस्ट करूंगा आप रीड करें, एंड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बिड एडिशनली क्या, बिड रोटेशन स्कीम जो है ये किसी और स्कीम से भी मिलके, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो स्कीम मिलके भी यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर कि दैट द विनिंग बिडर जो है विल अवॉर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स टू लूजिंग बिडर। इसका मतलब क्या है कि जिस बिडर ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल खुद नहीं कर सकता, पर वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है दूसरे बिडर्स को। लाइक ए ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, पर ए खुद तो फुलफिल कर नहीं पाएगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो लूजिंग बिडर्स है बी एंड सी उनको। तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पर कुछ तो चीज हो रही है, कुछ तो पोटेंशियल चीज हो रही है। This allows losing bidder to improve their cash flow as they wait for their turn to win. ठीक है। Similarly, losing bidders might receive a percentage of the winning company's profit. तो इससे क्या हुआ, जो लूज कर रहा है बिडर, जो सब कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको मिल गया, वो भी प्रॉफिट एंजॉय कर पा रहा है। सपोज 20 रुपीज के प्रॉफिट पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट जीता एंड नेक्स्ट 10 रुपीज उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे पास ऑन कर दिया, तो इन द सेंस कि बी एंड सी भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट है बिड सप्रेशन। बिड सप्रेशन में क्या हो रहा है कि वेंडर्स एक आपस में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि इलीगल है, किसी भी तरीके से लीगल नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी एक जना जो है वो रिफ्रेन कर दे रहा है बिडिंग से, या फिर क्या कर रहा है, मतलब रिफ्रेन कर रहा है बिडिंग से, मतलब बिड डाल ही नहीं रहा। वो पार्टिसिपेट तो करना चाह रहा है कंपनी के प्रोक्योरमेंट एंटिटी के अकॉर्डिंग, पर वो बिड डाले ही नहीं उसने, पर या फिर उसने बिड डाली, बाद में उस बिड को विड्रॉ कर लिया। तो उससे हुआ क्या कि सपोज को 3 एंटिटी डाली और एक या दो एंटिटी ने विड्रॉ कर ली अपनी बिड, तो ऑब्वियसली एक ही एंट्री से बिड आई है उसी का अवार्ड हो जाएगा, और वही ये कॉन्स्पिरेटर्स चाह रहे थे। ठीक है। अब लिमिटेड, अब इसमें ये स्कीम आपको कब पता चल सकती है कि जब यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ बिडर्स जो है एग्री कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए, प्राइस एस्केलेशन के लिए, should become apparent if a new or uncooperative bidder enter the competition। तो आप सारे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, आपको अगर सारे एक ही बिडर नजर आ रहे हैं तो ये तो एक डाउटफुल है ही है। पर सपोज एक ही बिडर नजर आ रहे हैं और कहीं पर जाके एक अलग बिडर नजर आ रहा है, वेंडर बिडर या वेंडर नजर आ रहा है वहां पर कि वो जीत जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। उसमें वो जीत जा रहा है, बाकी हमेशा उन तीनों में से कोई जीत रहा था जो पहले बिड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी एक आपको डाउटफुल होना चाहिए कि हाँ ये एंटर करा है वेंडर और पहली बार में ये जीत गया, जबकि कि जो हमेशा से चलता रहा है वेंडर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता। To prevent this, conspirator might pay off outside company to refrain from bidding or withdraw an already submitted bid। अब इसमें भी कॉन्स्पिरेटर्स क्या कर सकते हैं कि जो नया बंदा अगर कोई एंटर होना चाह रहा है उसको भी कई बार क्या करते हैं ये लोग, पैसे देके उसको शांत करा देते हैं कि तू भाई तू बिड मत कर, तू बाहर ही बैठ, इस कंपनी में हम ही बिड करेंगे। तो और अगर उसने बिड कर दिया तो उससे विड्रॉ करा देते हैं ये लोग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रोटेक्ट देयर मोनोपोली, कॉन्स्पिरेटर्स क्या करते हैं, बिड प्रोटेस्ट कर देते हैं और सप्लायर सब कॉन्ट्रैक्ट कोर्स कर देते हैं सप्लायर को, मतलब डरा धमका के सप्लायर को या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, टू अवॉइड डीलिंग विद नॉन कोऑपरेटिंग कंपनीज, ताकि नॉन कोऑपरेटिंग कंपनीज
डील नहीं कर पाया, जरा धमकाना भी होता है या फिर उनको पैसे खिला देता है, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं वो। नेक्स्ट है मार्केट डिवीजन, और नेक्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी है मार्केट एलोकेशन, ये भी आप रिमेम्बर करना इस चीज को। मार्केट डिवीजन का मतलब क्या हुआ, कंपटीटर्स अब उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया वेंडर्स ने कि हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि राजस्थान एक रीजन है, उसमें उन्होंने जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, अलवर, उन्होंने मार्केट बांट लिए कि अगर इस सिटी में डिमांड आएगी तो ए वेंडर फुलफिल करेगा, जयपुर में डिमांड आएगी बी वेंडर करेगा, जोधपुर में आएगी सी वेंडर करेगा, लाइक दैट। तो उन्होंने मार्केट को आपस में ही डिवाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक एरिया, मैंने आपको बताया। या फिर नेक्स्ट है कस्टमर के अकॉर्डिंग भी वो डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है, इस कस्टमर को ये हायर सेगमेंट कस्टमर है या फिर ये मिडिल क्लास सेगमेंट कस्टमर है, तो हायर को तू करेगा, मिडिल को मैं करूंगा, को तू करना, मतलब आपस में कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर लिया। या रूरल लेवल, रूरल रीजन में तू सप्लाई करना, वेंडर बोलता है, या अर्बन रीजन में मैं सप्लाई करूंगा, तो इस बेसिस से भी हो सकता है मार्केट डिवीजन। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है, जो कि प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, वो कंपटीशन का, जो ट्रू एंड फेयर कंपटीशन है या फिर ओपन मार्केट का बेनिफिट नहीं उठा पाता, और वो अल्टीमेटली जो है इन अनफेयर प्रैक्टिसेस से उसको हायर प्राइस ही पे करनी पड़ती है। जो करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स है ऑफन क्या करते हैं, कंसील कर सकते हैं मार्केट डिवीजन स्कीम को बाय सबमिटिंग बिड्स फ्रॉम शेल कंपनी। हाँ, तो अब शेल कंपनीज क्या होती है, ये आप थोड़ा क्रक्स में जान लो कि कंपनी, ठीक है, ऑन द पेपर है, पर उनका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, और आपको सिर्फ पेपर्स में दिखेगी वो, और उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू, जो भी आप होगी, वेल्थ मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, नेटवर्थ मान लो, वो बहुत मिनिमल है, बहुत ही लिटिल है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर नहीं सकती आप अगर उनके एक वैल्यू उठा के देखोगे, नेटवर्थ उठा के देखोगे, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही नहीं सकती, बस जस्ट ऑन पेपर है वो, उनका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं। तो इन सारी शेयर कंपनियों से भी वेंडर्स बिडिंग करते हैं, खुद भी बिड करते हैं, शेयर कंपनी से भी करते हैं, और एट द एंड शेयर कंपनी से ऐसी बिडिंग करते हैं कि वो फेवरेबल नहीं होती है प्रोक्योरमेंट एंटिटी को, और प्रोक्योरमेंट एंटिटी एंड अप करती है प्रोक्योर करना उन्हीं से, ए कंपनी से एट हायर प्राइस पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ रेड फ्लैग्स है, जिससे कि आप इस कॉल्यूशन को कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है, जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसमें बहुत लिमिटेड कंपटीशन आपको नजर आ रहा है कि ठीक है, 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर ही हर बार बिड कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सेम कॉन्ट्रैक्टर्स बिड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे और प्रोडक्ट मटेरियल पे, ठीक है। विनिंग बिड अपीयर्स टू हाई, अगर आप अभी मार्केट में जाएं तो उसकी प्राइस जो है वो, मान लीजिए सपोज के लिए 100 है, और जो बिडिंग आ रही है वो आ रही है 150, 180, लाइक दैट की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर डू नॉट सबमिट बिड, जो इसके लिए और भी एलिजिबल जो वेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पर वो कभी सबमिट ही नहीं कर पाते बिड। या फिर जो भी बिडर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो हमेशा हाई बिड ही सबमिट करते हैं, ठीक है, वो कभी भी मतलब लो बिड की तरफ नहीं आ रहे, वो हमेशा हाई बिड ही कर रहे हैं सबमिट। विनिंग बिडर क्या कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है लूजिंग बिडर या फिर नॉन बिडर्स को, तो जो भी हर बार विन कर रहा है बिड को, वो हर बार सब कॉन्ट्रैक्टिंग
टेस्टिंग पे जा रहा है, वो खुद कर ही नहीं पा रहा परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर जो जिन्होंने बिड नहीं करी उनको दे दे रहा है या फिर bid appears to be complimentary bid by company unqualified to perform the work, तो कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, अगर उससे बिड आ रही है तो दिस इज नॉट ग्रीन सिग्नल ना, दिस इज रेड सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्टर एंटर द कंपटीशन द बिड प्राइस बिगिन टू फॉल, ये डिस्कस करा अभी जस्ट कि नया कॉन्ट्रैक्टर आया था, बिड प्राइस फॉल करने लगती है। देयर इज अ पैटर्न वेयर द लास्ट पार्टी टू बिड विंस द कॉन्ट्रैक्ट, एक पैटर्न है कि जो लास्ट पार्टी जो बिड कर रही है, ए बी सी में से सपोज करो सी जो है वो लास्ट में बिड करती है और वही जीत जा रही है, तो इसमें आप डाउटफुल ये मान सकते हैं कि हाँ उसको इन्फॉर्मेशन पता चल गई है ए एंड बी ने क्या बिड करा है, उस अकॉर्डिंग वो सी बिड कर देता है और वो जीत जाता है। एंड हाँ और भी इसमें रेड फ्लैग्स हैं, ये आप गो थ्रू करना, एंड कुछ भी डाउट आता है ये मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास स्कीम जो है वो आती है कॉल्यूजन, जब हमारा हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में एंड एम्प्लॉयज कहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है वहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, उस वहाँ के एम्प्लॉय, तो कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय के बीच में जहाँ पर की कॉल्यूजन कॉन्स्पिरेसी बन जाती है, मिल जाते हैं आपस में। ठीक है, the way these schemes are perpetrated generally depends on the corrupt employee's level of influence. जनरली यहाँ पर एम्प्लॉय का खुद का पर्सनल बेनिफिट या इंटरेस्ट होता है उस डील को कराने के लिए, तो वही वेंडर के पास जाता है। इन द रेयर सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी एम्प्लॉयज को रीच आउट करते हैं ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड हो सके कंपनी से, ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाए। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि the more power a person has over the bidding process, the more likely it is that the person can influence which entity is awarded the contract. Of course कि procurement department में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी उसका तो हैंड रहेगा ही कि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्फ्लुएंस कर पाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस कर पाए कि हाँ किसको अवार्ड होना चाहिए और किसको नहीं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉयज आर पोटेंशियल टारगेट्स फॉर करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स including buyers, contracting officials, engineers, like yeah. So vendors reach out करते हैं डे टू डे बेसिस पे भी, और मतलब ओकेजनल बेसिस पे कि हाँ एम्प्लॉयज को और प्रोक्योरमेंट एंटिटी के एम्प्लॉयज को कि हाँ उनको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाए, उनके थ्रू एम्प्लॉयज के थ्रू उनको पता चल जाए कि हाँ उनको क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्राइस पे है, क्या बिडिंग आ रही है, तो उसके बेसिस पे वो उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए और उस पर वो रिएक्ट कर पाए। नेक्स्ट है व्हेन अ वेंडर ब्राइब्स एन एम्प्लॉय of the purchase to assist with the scheme, the cost of the price is included at the corrupt vendor's bid. इसका क्या मतलब हुआ कि जब जो किकबैक या ब्राइबरी आप बोल सकते हो एम्प्लॉय को मिल रही है, प्रोक्योरमेंट एंटिटी के एम्प्लॉय को, तो जनरली क्या करता है वेंडर उसकी जो कॉस्ट है उस ब्राइब की वो प्राइसिंग में इंक्लूड कर लेता है खुद के प्राइसिंग में, जब एंटिटी परचेज करती है उसे रॉ मटेरियल। तो इससे क्या एक तो बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को, प्लस दूसरा क्या बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है कंपनी को कि उसको हायर प्राइस पे परचेज करना पड़ रहा है और उस प्राइस की कॉस्ट भी उसी ही बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट फ्रॉड स्कीम्स जो है जहाँ पर कि कॉलिजन हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स का और एम्प्लॉयज का, वो उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, तो हम अब उस पर आते हैं। टोटल 6 स्कीम्स हैं। नीड रिकॉग्निशन फर्स्ट वन, सेकंड बिड टेलरिंग, थर्ड बिड मैनिपुलेशन, फोर्थ लीकिंग बिड डेटा, फिफ्थ बिड स्प्लिटिंग, एंड नेक्स्ट है अनजस्टिफाइड सोल सोर्स अवार्ड्स और अदर नॉन कॉम्पिटिटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। हमने कुछ चीजें डिस्कस भी करी थी कुछ ब्रीफ में
प्रीवियस क्लास में, जैसे भी वो क्लास देखी है तो उनको पता रहेगा, हमने फेजेस के बीच में उनको डिस्कस करा था। तो आज हम उनको थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा डिस्कस करेंगे इन स्कीम्स को। तो नीड रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्कीम. Generally, procurement action begins with the procurement entity making a determination of its general need, right? जो हमारा फर्स्ट फेज था, प्री सॉलिसिटेशन फेज, वहां पर हम नीड को ही, रिक्वायरमेंट को ही कंपनी की रिकॉग्नाइज करते थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कब चाहिए, डिलीवरी टर्म्स एंड सो ऑन। तो इसमें जो प्रोक्योरमेंट के एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ज़्यादा मटेरियल चाहिए, जितना है उससे ज़्यादा चाहिए, या फिर ज़्यादा नहीं तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी वो बोलेंगे कि हमको इसकी रिक्वायरमेंट है। विदाउट एनी रिक्वायरमेंट वो मटेरियल या सर्विस प्रोक्योर कर रहे हैं, तो इट्स अ बर्डन ऑन कंपनी। Often in need recognition scheme, purchasing entity employees receive a bribe or kickback for convincing their employer. ठीक है, ये हमने डिस्कस करा। अब यहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं इस स्कीम को लेकर, नीड रिकॉग्निशन वाली। An organization with unusually high requirement for stock and inventory level might reveal a situation in which a corrupt employee is seeking to justify unnecessary purchase from a certain supplier. तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो एम्प्लॉय है जो कि इन्वॉल्व है इन सब चीज में, वो उन इन्वेंट्री की बहुत ही ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट बता रहा है मैनेजमेंट को कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री की, स्टॉक की, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जबकि कि ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियल कई बार क्या होता है कि ऑप्टिमम जो रीऑर्डर पॉइंट है, एक रीऑर्डर पॉइंट होता है, लाइक 100 क्वांटिटीज पे आ गया हमारा इन्वेंट्री लेवल, उसके बाद 100 क्वांटिटी पे आने के बाद ही हम ऑर्डर करेंगे। पर एम्प्लॉय बोलता है 150 क्वांटिटी पे कि नहीं, हमको और ऑर्डर हमको करना पड़ेगा, हमको सप्लायर से मंगवाना पड़ेगा सामान। नेक्स्ट, एम्प्लॉय might also justify unnecessary purchases of inventory by writing off large number of surplus items as scrap. This is a major concern. जहाँ पर कि एम्प्लॉय क्या करता है कि जो पुरानी इन्वेंट्री है उसको स्क्रैप बता देता है, उसको बोलता है कि ये इन्वेंट्री जो है ये वेस्ट है, ये स्क्रैप है, उसको राइट ऑफ करा देगा बुक्स में, और फिर इन्वेंट्री को ऑफकोर्स इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट के पास आ जाएगी और बोलेगा कि हाँ अब हमें इन्वेंट्री की जरूरत है तो हमें प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो ये दोनों जस्टिफिकेशन है एम्प्लॉय देता है अपने एम्प्लॉयर को, ताकि वो आगे ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू आगे बिड्स इनवाइट करे, कोटेशन इनवाइट करे, या फिर आगे और किसी भी मेथड के थ्रू परचेज करे मटेरियल। अदर कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स हैं, जो दो मेजर थे हमने ऊपर डिस्कस करा। सेकंड है द असेसमेंट ऑफ नीड्स इज नॉट एडिक्वेटली और एक्यूरेटली डेवलप। जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने प्री सॉलिसिटेशन फेज में हमने डिसाइड करी, जो हमने प्रिपेयर करी, वो सारी एक्यूरेट नहीं थी या फिर इनएडिक्वेट थी। मतलब कि हमने पूरी तरीके से उस पर काम नहीं करा, हमने क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइसिंग, मतलब डिलीवरी टाइम्स हमने सही से उसमें मेंशन नहीं करे। देयर इज नो लिस्ट ऑफ बैकअप सप्लायर्स फॉर आइटम्स, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज continually purchased from a single source. तो हमने कोई भी सब बैकअप नहीं रखा है, कोई भी हमने बैकअप नहीं रखा है बीच में सप्लायर का कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तब हम किसी भी वेंडर से मंगवा सके। ठीक है, हम एक ही वेंडर की तरफ जा रहे हैं हर बार, सिंगल सोर्स की। Estimates are either not prepared or are prepared after solicitations are requested. हमारा कोई एस्टिमेट ही नहीं है, कोई बजट ही प्रिपेयर नहीं करा, कोई हमने
कितना मटेरियल लगना है, कब तक चाहिए हमें, हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा, पर हम जब सॉलिडिफिकेशन जब बिट्स वगैरह आ गई उसके बाद हम सब चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ भाई कि ठीक है इतना मटेरियल सही रहेगा, इतनी क्वांटिटी सही रहेगी, हाँ ये क्वालिटी सही रहेगी, लाइक दैट। नेक्स्ट, सस्पेक्ट एम्प्लॉय हैज एन आउटसाइड बिजनेस, जहाँ पर कि प्रोक्योरमेंट एंड डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय का जो सस्पेक्टेड है उसका कोई साइड बिजनेस चल रहा हो और वो भी उसी रिलेटेड है ना, सब मतलब उस वेंडर से रिलेटेड हो, या फिर अगर रिलेटेड है देन इट्स अ मेजर कंसर्न, अदर देन रिलेटेड भी किसी तरीके से बेनिफिट हो रहा है वेंडर को या फिर एम्प्लॉय को, तो वहां पर वो चीज इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट स्कीम है बिट टेलरिंग। बिट टेलरिंग स्कीम्स, अगेन इसका टर्मिनोलॉजी ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशंस स्कीम। ये भी प्री सॉलिसिटेशन फेज में अगर होती है मैक्सिमम टाइम, लाइक जो फर्स्ट फेज है हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का उसमें occur होती है। In this scheme, an employee with procurement responsibility, often in coalition with a contractor, draft करता है bid specifications को in a way that gives an unfair advantage to a certain contractor। और जो भी suspected employee है वो जब भी स्पेसिफिक डिसाइड करता है तो वो हर बार एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्टर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि वो क्या प्रोवाइड करा सकता है। ये नहीं सोच रहा था कि एंटिटी को क्या चाहिए। डू यू गेट इट? कि हमेशा वो ये सोच रहा है कि हाँ सामने वाली वेंडर जो है मेरे को 100 क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है और ए क्वालिटी एबीसी क्वालिटी सप्लाई कर सकता है 20 डेज बाद सप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोक्योरमेंट एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि नहीं हमें चाहिए 500 क्वांटिटी, हमें चाहिए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मटीरियल, हमें चाहिए विद इन 10 डेज। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है जिससे कि एंटिटी का प्रोक्योरमेंट एंटिटी का लॉस हो रहा है और एडवांटेज मिल रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को वेंडर्स को। नेक्स्ट है देयर आर 3 प्राइमरी मेथड्स टू कम इन बिट टेलरिंग स्कीम। तो बिट टेलरिंग में 3 चीजें होती हैं, 3 मेथड्स हैं इस स्कीम के करने के लिए। फर्स्ट वन इज नैरो स्पेसिफिकेशंस। जो स्पेसिफिकेशंस जो हमने डिसाइड करनी थी वो हमने काफ़ी ज़्यादा नैरो कर दी है, बहुत छोटी लेवल पे हमने डिसाइड करी है, बहुत ही उसको पूरा स्पेसिफाई नहीं करा है हमने हमने इतने स्पेसिफिकेशन बना दिए ताकि उस वेंडर को हम इन्वॉल्व कर पाए, जो कि अगर हम पूरी स्पेसिफिकेशंस मेंशन करते तब वो वेंडर इन्वॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है। एग्जांपल मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। द टेलर्ड बिड जो है might require potential contractor to have a certain percentage of female or minority ownership। तो वेंडर की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे को जो भी वेंडर सप्लाई करेगा उसके यहाँ पर फीमेल या फिर कुछ जो माइनॉरिटी वाले बंदे हैं वो एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आप मिस कर देते हो तो हो सकता है कि वो वेंडर भी ऐसा वेंडर भी उसमें पार्टिसिपेट करे जिसके यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल नहीं हो पा रही। या फिर सेकंड मेथड है जो कि ब्रॉड स्पेसिफिकेशंस डाल देता है। इसमें क्या होता है ब्रॉड स्पेसिफिकेशन में, यहाँ पर कि स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा ब्रॉड होती है कि कुछ जो वेंडर्स हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। कंपनी को प्रोक्योरमेंट एंटिटी को इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, पर फिर भी वो इतने ज़्यादा ब्रॉड स्पेसिफिकेशन
मेंशन कर देती है कि कुछ ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। थर्ड मेथड इज वेग स्पेसिफिकेशन। कंपनी स्पेसिफिकेशन ऐसे मेंटेन कर देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरत ही नहीं था कंपनी को, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेग है। अ, अ, कुछ स्पेसिफिकेशन ओमिट कर देता है उसमें से। मीन्स कि आप वेग का मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत ही ज़्यादा सेंस कि हाँ कि डिसोरिएंटेड है, मतलब जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड नहीं है वो। तो अब इसके जो कॉमन रेड फ्लैग्स हैं बिट टेलरिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर बिट प्रोसेस पे कंपनी का वीक कंट्रोल है, कहीं पर लूप होल है, कहीं पर इंटरनल प्रोसेस में गैप है, कंट्रोल्स में गैप है, तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ रेड फ्लैग हो सकते हैं। Contract is not rebid even though fewer than the minimum number of bids are received. रीबिड का मतलब है हम एक और चांस देते हैं बहुत बारी कॉन्ट्रैक्टर को। हाँ, आप रीबिड करिए, सेकेंड बिड कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई कनेक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है रीबिड नहीं करते हैं, या फिर बिड करते हैं तो बहुत कम बिड आती है। Next, bid specification and statements of work are tailored to fit the products or capabilities of a single contractor, right? ये जो भी स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर रखे हैं वो सिंगल कॉन्ट्रैक्टर ही फुलफिल कर सकता है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर, और कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है मार्केट में जो फुलफिल कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर बिड सबमिशंस डू नॉट प्रोवाइड क्लियर बिड सबमिशन इंफॉर्मेशन। उसमें जो इंफॉर्मेशन मेंशन है स्पेसिफिकेशन में वो क्लियर है ही नहीं। सामने वाले वेंडर को समझ में ही नहीं आएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाई नंबर ऑफ चेंज ऑर्डर फॉर वन सप्लायर। अच्छा, अलॉट हो गया है ऑर्डर किसी एंटिटी वेंडर को, पर उसके बाद में उस ऑर्डर में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं, उसमें बार बार रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो आइदर द कंपनी इज नॉट नोइंग कि हमें क्या रिक्वायरमेंट थी एट द इंसेप्शन जब स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट हो रही थी, या फिर जहाँ पर हम फ्रॉड स्कीम प्रिवेलेंट कर सकती है कि कंपनी फेवर कर रही हो वेंडर को कि उनके अकॉर्डिंग जो गुड्स या सर्विस वो सप्लाई कर सकती है वो कर सके, तो इसलिए हम उसकी स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस ला रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी बिड मैनिपुलेशन। इन बिड मैनिपुलेशन स्कीम क्या हो रहा है, ये ऑकर होता है सॉलिसिटेशन एंड इवैल्यूएशन फेज में। तो दो फेजेस में हमने पढ़ा था। तो सेकेंड फेज था सॉलिसिटेशन एंड जो थर्ड फेज था एवेल्यूशन एंड अवार्ड फेज। तो दोनों फेज में ये जो बिड मैनिपुलेशन स्कीम है ये प्रिवेल करती है। इससे क्या होता है, एक जो फेवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर है उसको बेनिफिट होता है। Basically, bid manipulation involves a fraudster who attempts to influence the selection of a contractor by restricting the pool of competitors from whom bids are sourced. अब इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रॉडस्टर जो है वो अटेम्प्ट करता है ताकि वो बिड को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि सिलेक्शन उसी कॉन्ट्रैक्टर का हो उस पूल ऑफ कॉम्पिटिटर में से जिसको बिड वो फुलफिल कर पा रहा हो। लाइक अगेन, अगर हम इसको जनरल में पढ़े तो बिड फ्रॉस्टर क्या करता है, अटेम्प्ट करता है इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर बाय रेस्ट्रिक्टिंग द पूल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम, हाँ सिंपल, कि जो फ्रॉस्टर कोई भी हो सकता है, इसमें एम्प्लॉय भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। तो इसमें एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट करता है पूल ऑफ कॉम्पिटिटर में से जहाँ पर कि उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ कॉमन वेज हैं जहाँ पर कि ये स्कीम कमिट हो सकती है। जिन वेज से कैसे कैसे हो सकती है, like using obscure publications to publish bid solicitation। जब बिड उन्होंने इस मोड से निकाली है कि सबके पास पहुंची नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी न्यूज़पेपर में वो बिड निकाली है जो कि सपोज उस रीजन में, सपोज उन्होंने बिड निकाली हिंदी न्यूज़पेपर में, पर जो वेंडर है उस एरिया में लाइक साउथ में तेलुगु या तमिल न्यूज़पेपर प्रेवेल कर रहा है, वो हिंदी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा वहाँ पर, तो उनके पास तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची और वहाँ से फिर बिड आएगी भी नहीं। पब्लिशिंग बिड सॉलिसिटेशन ड्यूरिंग हॉलीडे पीरियड। सपोज ड्यूरिंग हॉलीडे हम बोल सकते हैं कि लाइक इन द फॉर इंडिया स्पेसिफिक रीजन, दिवाली और मे बी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पर ही सब फेस्टिवल में बिजी है और उस वक्त उसने बिड जो है वो पब्लिश कर दिया, और या फिर बिड्स को ऑल्टर कर दिया हो। एक्सटेंडिंग बिड ओपनिंग डेट्स विदाउट जस्टिफिकेशन। बिड ओपन रखनी थी सपोज फॉर नेक्स्ट 10 डेज, पर उसने आगे जाके उसको बिड को एक्सटेंड कर दिया फॉर नेक्स्ट 5 डेज मोर। तब ओपनिंग बिड्स प्रीमैच्योरली। हमें बिड करनी थी ओपन आफ्टर दिस वीक, पर हमने आज ही वो बिड्स ओपन कर दी। डिस्क्वालिफाइंग बिड्स फॉर इम्प्रॉपर रीजन। हमने कुछ जो बिड्स नहीं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनका रीजन भी इट्स नॉट जस्टिफाइड, कि हमने उन बिड्स को रिजेक्ट कर दिया। हमने बोल दिया कि भाई तुम ये टर्म्स एंड कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं करे, तुमने बिड क्यों कर दिया। गेट इट। नेक्स्ट, एडिंग न्यू वेंडर्स टू द क्वालिफाइड बिडर लिस्ट फॉर नो अपेरेंट रीजन। अब कुछ न्यू वेंडर्स को ऐड करा जो कि वो क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते, पर उनको ऐड कर दिया बिना कोई रीजन के। नेक्स्ट हम चलते हैं रेड फ्लैग्स के ऊपर बिड मैनिपुलेशन स्कीम के। तो कैसे आपको पता लगेगा कि हाँ ये स्कीम प्रेवलेंट कर रही है सिस्टम में। वीक कंट्रोल है ओवर द बिडिंग प्रोसीजर। हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि जहाँ पर कि बिड टेलरिंग स्कीम में कि जहाँ पर कि वीक कंट्रोल थे। देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस टू बिड्स आफ्टर दे वर रिसीव्ड। बिड्स को चेंज कर दिया गया आइदर फ्रॉम एम्प्लॉयर और वेंडर, एक बार बिड रिसीव हो गई उसके बाद। प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉय जो है वो बिड जो है वो लेट एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक क्लोजिंग बिड के क्लोजिंग था आफ्टर 10 डेज, पर वो 11th या 12th डे पे भी बिड्स एक्सेप्ट कर रहा है। बिड डेडलाइंस को चेंज कर दिया है। जो बिड सबमिट करने की डेडलाइन थी लाइक 20th ऑफ फरवरी या मार्च तक अगर बिड सबमिट करनी थी, पर उसके बाद तक भी आप बिड सबमिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज वन मेजर थिंग। इन्विटेशन फॉर बिड्स आर सेंट टू अनक्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर। हमने जो इन्विटेशन है RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, हमने जो कॉन्ट्रैक्टर वेंडर अनक्वालिफाइड है, जो कि क्वालिफाइड उस टर्म्स को कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए, तो भी हमने उनको वो सेंड कर दिया। या फिर हमने RFP सेंड करा उन कॉन्ट्रैक्टर को जो कि प्रीवियसली डिक्लाइन हो चुके थे बिड करने के लिए, किसी ना किसी वजह से उनको हमने डिबार कर दिया था, उनको हमने बिड सेंड करने से मना कर दिया था, उनको भी हम RFP भेज रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है लीकिंग बिड डेटा। Competitive bids are confidential. They are supposed to remain sealed until a specified date when all bids are open and reviewed by the procuring entity. मैंने सील बिड्स का मतलब भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, जहाँ पर कि जो बिड है ऐसा नहीं है वो एनवेलप में ही बनाएगी, ईमेल के थ्रू भी बिड आती है, हाँ एनवेलप पे भी आती है, हाँ कोरियर पे भी आती है, वेंडर कंपनी में भी देखा जाता है। तो
पर वो जो सील्ड बिड्स का मतलब है वो ये निकल के आता है कि हाँ ये जो बिड है का डेटा है वो और वेंडर्स को या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को लीक नहीं हो रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास नहीं जा रही है। Accordingly, employees of a procurement entity can leak pre-bid information or confidential information from competing bidders to a favored bidder, giving that bidder an unfair advantage in the bidding process. सिंपल कि अगर सील बिड नहीं होती है, अगर बिड डेटा में लीकेजिंग होती है तो हाँ अनफेयर मतलब अनफेयर एडवांटेज मिलता है किसी बिडर को या फिर वेंडर को जिसको भी ये बिड डेटा लीक हो रहा है। The employee gives the favored vendor a head start on planning their bid and preparing for the job. तो हाँ उस वेंडर को भी फेवरेबल मतलब अनफेवरेबल एडवांटेज मिल जाएगा कि हाँ वो उस बिड पर मतलब पहले से काम कर सकता है, हाँ वो उस मटेरियल को पहले से प्रोसेस करेगा, प्रोडक्शन में डाल सकता है एंड ही विल बी रेडी फॉर बिडिंग bidding for that particular material, and he will be ahead of all the vendors. Typically, these schemes involve corrupt vendor who pays a procurement employee for the right to see the specifications earlier than the competition. And that all what is this कि collision हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय के बीच में जाकर कि एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है एज अ मॉनेटरी और in other sense it might be non-monetary also. Yes. So one example is also given. I prefer that you all guys read this example, and if anything comes up then please mention it in comment section. नेक्स्ट है कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स है जो कि बिट लीकिंग बिट डेटा स्कीम्स में प्रिवेल करते हैं, लिख के तुम पता कर सकते हैं कि ये स्कीम प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही। द विनिंग बिड इज जस्ट अंडर द नेक्स्ट लोएस्ट बिड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम है डिफरेंस कि बहुत ही नीचे जो विनिंग बिड है वो प्लेस करती है उसने, लाइक कोई मटेरियल है 50 का और उसने बोल दिया 49.89 या 49.5। हाँ जैसे कि डाउट क्रिएट हो रहा है कि हाँ ये पहले तो हायर कोड गया था, अब इसने जस्ट नीचे उसके लाके प्लेस कर दिया उस प्राइस के नीचे और वो जीत गए। नेक्स्ट, द विनिंग बिड इज अनयूजुअली क्लोज टू द प्रोक्योरिंग एंटिटीज एस्टिमेट। जहाँ पर कि जो एस्टिमेट जो कि प्रोक्योरमेंट एंटिटी ने लगाए थे कि हाँ 100 रुपीज़ में ये मटेरियल प्रोक्योर हो जाना चाहिए और उसके आसपास ही 99, 100, 101 वो लाके वो बोल देता है कि मतलब बिड में स्पेसिफाई कर देता है कि हाँ ये प्राइस है, तो इट क्रिएट्स अ डाउटफुल थिंग इन आवर माइंड। द लास्ट पार्टी टू बिड विंस द कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा तो लास्ट पार्टी तो बिड करी है वो ही जीत रही है, क्योंकि हो सकता है उसको कहीं ना कहीं से बिड डेटा की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। Next, a contracting personnel provides information or advice about contracts to a contractor on preferential basis. Yeah, तो contracting personnel जो है वो एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन उसको पहले बेसिस प्रेफरेंशियल बेसिस पे और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है। नेक्स्ट स्कीम एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलिंग स्कीम्स इज की बिड स्प्लिटिंग। तो बिड स्प्लिटिंग स्कीम क्या बोलती है, अब इसमें क्या है जो एम्प्लॉय होता है अगर प्रोक्योरमेंट एंटिटी को जरूरत है 100 क्वांटिटी की तो वो किसी मटेरियल के एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो वो क्या करती है एक बिड एक आरएफपी निकाल के 2 आरएफपी निकालती है 50-50 क्वांटिटी की, ताकि जो वेंडर है जो कि रिक्वायरमेंट ओनली 50 क्वांटिटी के फुलफिल कर सकता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि वो वेंडर जो है वो 100 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही नहीं पाएगा एनी टाइम, तो उसको पार्टिसिपेट कराने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कराने के लिए ये स्कीम प्रिवेल करती है मार्केट में। तो ये क्रक्स है इसका। एंड नेक्स्ट इज इसमें क्या क्या रेड फ्लैग्स प्रिवेल कर रहे हैं बिड स्प्लिटिंग में कि 2 or more similar or identical procurement from the same supplier in amounts just under upper level review और competitive bidding limits। सेम वेंडर से सेम टाइम पे सेम अमाउंट पे सेम और जो भी लिमिट सेट करी है लाइक 50 मैंने क्वांटिटी लिया था, हो सकता है अमाउंट वाइज भी हो, तो उस लिमिट के जस्ट अंडर
आपने उससे प्रोक्योर करा है एक सेम टाइम सेम प्राइस, तो दिस क्रिएट्स अ डाउटफुल थिंग इन माइंड. Next are two or more consecutive related procurement from the same contractor that fall just below the competitive bidding or upper level review limit. या तो ये भी सिमिलर सा है. पहले वाला सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा था, ये रिलेटेड प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा है. ये एक दूसरे से रिलेटेड कुछ प्रोक्योरमेंट है. ठीक है, आइटम से एक दूसरे से रिलेटेड है. पहले वाले में था सिमिलर, आइडेंटिकल आइटम है. Next are sequential purchases under the upper level review of limit that are followed by change order. ठीक है, वेंडर ने वेंडर से हमने परचेजेस तो कर ली, सीक्वेंशियल परचेजेस दो या ज़्यादा बार उससे बिलो द दैट लिमिट, पर उसमें कुछ बाद में एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट चेंज कर दिया उसके ऑर्डर में, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया ताकि वो उस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो फुलफिल कर पाए ऑर्डर को. अदरवाइज वो वेंडर इट वाज मतलब द वेंडर वाज नॉट कैपेबल इनफ टू that fulfill those orders, but for fulfilling those orders from that vendor they have awarded him the contract uh, by uh, suppressing those orders below those limits, those competitive bidding limits. Yeah. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. इस पार्ट के बाद आप काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मार्केट में कैसे किस टाइप्स के फ्रॉड हो रहे हैं प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड. एक पार्ट और बचा है, देन दिस चैप्टर विल बी completed. So till then, bye bye.